अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी डीएम की बुक है और हमने मेटल्स एंड रॉय को लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि चैप्टर 6 है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम देख लिया था, मेटल्स एंड रॉय की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, ठीक है, और कौन से मेटल्स कौन से अलॉय किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ये सब देख लिया था हमने, ठीक है। सो अब इस वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहले जो आता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर? आप लोगों ने 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी इंट्रो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इंट्रो दिया है ना वो डीएम के लिहाज से थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मोस्ट मेटल यूजुअली हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यू नो कि मेटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इन दी सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये तो बच्चे को भी पता होगा, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो सॉलिड स्टेट में होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। व्हेन अ मोल्टन मेटल और एलॉय स्कूल, अच्छा, ये एलॉय जो है ये मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, ठीक है। और तो इस वजह से मैं थोड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही थी। वे ना मोल्टन मेटल और एलॉय, जब मोल्टन मेटल या एलॉय को आप क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है जब आप उसे ठंडा करते हैं, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, आपने मेटल को पिघला दिया या आपने एलॉय को पिघला दिया, ठीक है, तो उसे मोल्टन मेटल और एलॉय कहेंगे। जब आप उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस क्या है? इज़ वन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपने मोल्टन मेटल और एलॉय को जब कूल किया तो एक सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आफ्टर कूलिंग द मेटल एंड एलॉय, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इट्स इनिशिएटेड स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट हुआ है ये, और वो स्पेसिफिक साइट क्या है? ये न्यूक्लियाई है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये इस वजह से पढ़ा रही हूँ ताकि अगर वाइवा में आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, और एमसीक्यूज भी आप इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे, ठीक है। सो ये जो सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक साइट से हुआ है जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियाई? क्या है न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई जो है आर जनरली ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम इम्प्योरिटी जो होती है ना विद इन द मोल्टन मास ऑफ मेटल या एलॉय में, ठीक है। मेटल या एलॉय में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वहाँ से ये न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, ठीक है। सो उसी न्यूक्लियाई से हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस की क्या होती है? इनिशिएशन होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा दूँ, देखिए ये न्यूक्लियाई है हमारे पास, और ये देखिए ये न्यूक्लियाई से आपको ये प्रोसेस दिख रहा है, 3 डायमेंशनल जैसा ये प्रोसेस निकल रहे हैं। ये क्या है? ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, देखें, ठीक है। इसी न्यूक्लियाई मतलब इसी इम्प्योरिटी से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा, क्रिस्टल ग्रो एज डेंड्राइट्स एंड स्पिरुलाइट्स विच कैन बी डिस्क्राइब एज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो अभी मैंने आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये 3 न्यूक्लियाई से जो है सॉलिडिफिकेशन के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ये कह रहे हैं कि ये क्रिस्टल बन रहे हैं, क्रिस्टल मतलब ग्रो कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में? इस जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि ये डेंड्राइट्स में स्पिरुलाइट की फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से? न्यूक्लियाई से, ठीक है। विच कैन बी डिस्क्राइब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो डेंड्राइट्स और स्पिरुलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं इमिनेटिंग फ्रॉम द, और कहाँ से ये इमिनेट हो रहे होते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियस से, यहीं से इमिट हो रहे थे ना, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, और इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन डेंड्राइट स्पिरुलाइट जो है वो क्या कर रहे हैं? वो इमिट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है फ्रॉम दी न्यूक्लियस, फ्रॉम दी सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। 6.1b में मैंने आपको दिखा दिया। क्रिस्टल ग्रोथ कंटिन्यू अंटिल ऑल द मटेरियल हैज़ सॉलिडिफाई। अच्छा, क्रिस्टल ग्रोथ जो होती है ना ये कंटिन्यू होती है, ये जो क्रिस्टल ग्रोथ मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये कंटिन्यू होती रहती है हर न्यूक्लियाई से, जब तक पूरा जो मेटल्स के जो न्यूक्लियाई है वो क्या ना हो जाए, क्रिस्टल ग्रोथ कंटिन्यू मतलब क्रिस्टल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है अंटिल ऑल द मटेरियल, जो मटेरियल है ना मोल्टन मेटल या एलॉय में, वो तमाम जब तक क्या नहीं हो जाता, सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, तब तक ये ग्रोथ हमारी चलती रहेगी, ठीक है। दैट इज द डेंड्राइट और स्पिरुलाइट क्रिस्टल। और फिर क्या होगा, जो तमाम डेंड्राइट्स और स्पिरुलाइट है, ठीक है, क्रिस्टल्स के, वो क्या होंगे? आर इन कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। 6.1c में देखें, अब मैंने आपसे कहा कि ये चलता रहेगा जब तक मटीरियल में तमाम जो है न्यूक्लियाई की सॉलिडिफिकेशन ना हो जाए, मतलब वहाँ सॉलिडिफिकेशन ना हो जाए। तो देखें ये क्या है, अब देखें ये कॉन्टैक्ट, ये जो डेंड्राइट और स्पिरुलाइट ये इन्होंने ग्रो किया,
और ये देखिए अब ये क्या है, हर ग्रेन हर क्रिस्टल एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऑल द डेंड्राइट और स्पोराइट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। देखिए ये कांटेक्ट में। अच्छा ठीक है, आर इन कॉन्टैक्ट 6.C में देख लिया। ईच क्रिस्टल, अब ये कह रहे हैं हर क्रिस्टल, ईच क्रिस्टल इज नॉन एज अ ग्रेन। अब ये कह रहे हैं कि हमारा हर क्रिस्टल जो होता है ना वो एक ग्रेन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रेन। ठीक है, तो ग्रेन क्या है, ग्रेन किसको कह रहे हैं, क्रिस्टल को कह रहे हैं। एरिया बिटवीन टू ग्रेन्स, और जो एरिया है ना दो ग्रेन्स के दरमियान, मीन दो क्रिस्टल के दरमियान, इन कॉन्टैक्ट इज द इन कॉन्टैक्ट इज द ग्रेन बाउंड्री। मतलब जो दो क्रिस्टल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो डेंड्राइट फ्लोराइड जो है और इन कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो आर इन कॉन्टैक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी कि हर क्रिस्टल जो है वो ईच क्रिस्टल इज नॉन एज ग्रेन, और एरिया बिटवीन टू ग्रेन इन कॉन्टैक्ट, जो एरिया होता है ना दो क्रिस्टल या दो ग्रेन के दरमियान जो कॉन्टैक्ट में होते हैं वो हमारा ग्रेन बाउंड्री होती है। जैसे कि मैं भी आपको ये दिखाऊँ, देखिए ये हमारा एक क्रिस्टल है, ये दूसरा क्रिस्टल है, या एक ग्रेन कह ले, ये एक ग्रेन है, ये दूसरा ग्रेन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए ये सारे ग्रेन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, ये जो कांटेक्ट कर रहा है ना इसी ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ये ग्रेन बाउंड्री है, ये ग्रेन बाउंड्री है, ये ठीक है। दो ग्रेन जब आर इन कांटेक्ट होंगे वो एरिया क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री कहलाएगा। अच्छा, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन द ग्रेन्स हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम डायमेंशन इन ईच डायरेक्शन। जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, अभी जो मैंने आपको डायग्राम से ABC पिक्चर बताई, ठीक है, तो वो सारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब हो जाएगा तो ग्रेन मीन क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम डायमेंशन होगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम मेजर करें सेंट्रल न्यूक्लियस जो है जहाँ से वो सारे क्रिस्टल अराइज हुए हैं, उन सेंट्रल क्रिस्टल से पूरी क्रिस्टल तक जो है अगर हम डायमेंशन लें तो हर डायरेक्शन में सेम डायमेंशन आएगी। ठीक है, दे आर नॉट परफेक्टली स्पेरिकल और क्यूबिक। ये ना तो स्पेरिकल होंगे परफेक्ट, ना ही क्यूबिक होंगे परफेक्ट। ठीक है, बस क्या होगी, हर डायरेक्शन से सेम डायमेंशन आएगी, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। कि इक्वी एक्स मतलब इक्वल एक्स है, हर साइड से इक्वल एक्स है, सो इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर इस वजह से कहते हैं। ठीक है, नॉट दे कन्फर्म और एनी अदर और ना ही कोई अदर ज्योमेट्रिकल शेप है, बस इसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, बस कि हर डायरेक्शन जो है हर डायरेक्शन में इनकी डायमेंशन सेम होती है, सो इट्स कॉल्ड इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर। अ चेंज फ्रॉम एन इक्वी एक्स स्ट्रक्चर, अब कोई भी अगर चेंज आता है इसकी ग्रेन स्ट्रक्चर में, जो इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, कोई भी अगर चेंज आता है इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, ये किस तरह का चेंज कि टू वन इन विच द ग्रेन हैव अ मोर एलोंगेटेड। अगर ये ग्रेन इक्वी ग्रेन स्ट्रक्चर जो है किसमें, कौन से स्ट्रक्चर में चला जाए, मोर एलोंगेटेड में या फिब्रस, मोर एलोंगेटेड फिब्रस स्ट्रक्चर में चला जाए, तो ये क्या करेगा, मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर की शेप चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, कैन कॉज इंपॉर्टेंट चेंजेस इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना उसकी ये चेंज कर देगा। अगर ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई ना, तो देखिए ये ग्रेन है, अगर आप इसके डायमेंशन नापेंगे हर डायरेक्शन में तो ये सेम होंगे। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे, इस वजह से इसको इक्वी एक्स ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, द एटम विद इन ईच ग्रेन आर अरेंज इन अ रेगुलर 3 डायमेंशनल लैटिस। अब ये कह रहे हैं जो एटम्स होते हैं ना हर ग्रेन में, हर क्रिस्टल में, अब क्रिस्टल एटम से मिलके बना है, अब जो एटम्स होते हैं हर ग्रेन में वो अरेंज होते हैं एक 3 डायमेंशनल लैटिस की फॉर्म में। ठीक है, दे आर सेवरल पॉसिबल अरेंजमेंट, और इसकी इन एटम्स की पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है, क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर क्यूबिक हो सकता है। 6.2 में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें ये क्या है, ये क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है। बी में देखें ये क्या है, ये हमारा है फेस क्यूबिक। ठीक है, ये देखिए ये फेस क्यूबिक है, और ये बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फेस सेंटर क्यूबिक है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक है। तो ये क्यूबिक, ये फेस सेंटर और ये बॉडी सेंटर क्यूबिक। देखिए ये फेस से सारा इसकी जो एटम्स है क्रिस्टल के वो अरेंज है, और ये देखिए बॉडी में अरेंज है। तो इस तरह से आप हिंट करके इसको माइंड में बिठा सकते हैं। अच्छा, तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि भाई अरेंजमेंट एटम्स की कौन सी 3 फॉर्म में होती है,
द अरेंजमेंट अडॉप्टेड बाय एनी वन ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक फैक्टर। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट मैंने अभी आपको बताई 3 कि क्यूबिक भी हो सकती है, बॉडी सेंटर भी हो सकती है, फेस सेंटर क्यूबिक भी हो सकती है, तो ये किस बेस पे होती है, डिपेंड्स किस पे करती है, कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो डिपेंड्स करती है स्पेसिफिक फैक्टर पे। ठीक है, वो फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी एटम। वो जो क्रिस्टल के एटम्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस क्या है और उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन